अस्सलाम वालेकुम सबीज़, कैसे हो आप लोग? इट्स ली हानिम हियर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। येस आई नो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विलेनियस जस्ट वांट टू लिव इन पीस के जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने फर्दर पार्ट्स अपलोड किए हैं, सीज़न को एंड किया है थोड़ा-सा ड्रामेटिक और इमोशनल वे में और साथ ही सीज़न 2 का एक्सप्लेन अपलोड करना स्टार्ट किया है और द बेस्ट पार्ट इज़ वो ज़्यादा डिले नहीं कर रहे, एपिसोड्स जल्द आ रही है। और हाँ, मुझे मालूम है ये बहुत पहले आ चुके थे और मुझे बहुत डिले हो गया वीडियो को अपलोड करने में। मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ था बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस आई वाज़ अनएबल टू एडिट इट। सो येस, अभी मैंने इसको एडिट कर दिया, ये आप लोगों के सामने है, तो बस वीडियो को देखो, एन्जॉय करो, ज़्यादा दिमाग नहीं खाऊँगी मैं लोग, आप लोगों से वीडियो अरसलान के एंड तनिष्ठा पर। से कहता है कि लेडी आप डिकेन के साथ जाओ और अपने आप को महफूज करो। मैं यहाँ पर रुककर उन लोगों को आप तक पहुँचने से रोकूंगा। मैं उनको हरगिज़ आप तक नहीं पहुँचने दूंगा। जिसे सुनने के बाद तनिष्ठा कहती है क्या? क्यों? और तुम ये कैसे करोगे? मुझे समझ नहीं आ रहा अरसलान तुम्हारी बातों का। अरसलान ये बात सुन के कहता है कि लेडी आपको मालूम है मेरी बॉडी कितनी स्पेशल है और वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है इसी तरह की जंगों के हालात के लिए। तो आप फिक्र ना करो, मैं खुद की सब हैंडल कर सकता हूँ। ये बात सुन के तनिष्ठा बोलते हैं कि तुम्हारा तो तुम्हारी एबिलिटीज़ पे भी कोई कंट्रोल नहीं है। और तब क्या अगर यहाँ पे कैलुआ के लोग आ गए असिस्टेंट्स के साथ, तब तुम उनका कैसे मुकाबला करोगे? अरज़कान ये बात सुन के कहता है कि ये तो मेरे लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पर आ गए और उन्होंने मेरी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए किसी को देख लिया, तो वो किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे कैनिशिया वो अरज़कान को पकड़ती है और जोड़ते हुए कहती है कि तो तुम अपनी ज़िंदगी को जुए पे लगा रहे हो। तुम्हें मालूम है तुम्हारे पास एबिलिटीज़ हैं, मगर फिर भी तुम्हारी लाइफ़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम इसको लेके इतने केयरलेस नहीं हो सकते। ये बहुत ज़्यादा कीमती है। ये बात सुनकर अरज़कान वो तो ब्लश करना शुरू हो जाता है और बहुत मासूमियत से तनिष्का की तरफ देखता है और फिर उसके हाथ को पकड़ के कहता है, "दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे लगता है कि मैंने डिसीज़न बहुत जल्दी में ले लिया, लेकिन मेरे ख़्याल से यही एक मौका है मेरे पास। अगर मैं अभी नहीं आपको बचा पाया, तो कभी नहीं बचा पाऊँगा। ये फ़िलहाल बेहतरीन मौका है। मैं आपके अगेंस्ट जा रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी बात को समझें। मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे डिसीज़न के लिए।" ये बात सुन के जो तनिष्का है, वो कहती है, "तुम क्या कहना चाह रहे हो?" वो बोलता है कि, "मैं आपके पास जल्दी आऊँगा, जैसे ही मैं इस काम को निपटा लूँगा।" ये कह के तनिष्का को वो गले लगाता है। इतने में ही वो उठाकर टैनिशिया को ना एक घोड़े के पास ले जाता है और डिकेन वो टैनिशिया को पकड़ के घोड़े को दौड़ाता है। यहाँ पे जो टैनिशिया होती है वो बोलती है डिकेन, तो डिकेन कहता है सब्र करो, मुझे अच्छे से पकड़ लो वरना तुम गिर जाओगी। टैनिशिया बोलती है तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? यहाँ पर हो क्या रहा है? अरसलान के बारे में क्या? वो बोलता है कि हम लोगों ने सब कुछ पहले ही बात कर ली है, तुम इसके बारे में मत सोचो। अरसलान वो अकेला यहाँ पे रुक कर इन सब चीज़ों से निपट लेगा, तुम इसकी फ़िक्र मत करो टैनिशिया। देन हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अरसलान डिकेन से कहता है कि तुम जाओ और मैं यहाँ पर रुक कर लेडी को प्रोटेक्ट करूँगा। डिकेन कहता है तुम इस काबिल नहीं कि उसे प्रोटेक्ट कर पाओ, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। अरसलान बताता है कि मेरे पास एलिमेंटल एबिलिटी है, जिसे सुनकर डिकेन के तो रंग उड़ जाते हैं। वो कहता है क्या? अरसलान बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ पर रुक कर तुम्हारे लिए वक़्त का इंतज़ाम करता हूँ, तब तक तुम जाओ और भागने का रास्ता ढूँढो, जैसे ही तुम्हें रास्ता मिल जाए तो लेडी को आकर ले जाना। लेकिन जब घोड़े के ऊपर भाग रहा था, वो यही सोच रहा था दिल में कि ये कैसे मुमकिन है कि स्लेव के पास एलिमेंटल एबिलिटी हो और यहाँ पर अरसलान ने अपनी एबिलिटी को एक्टिव कर लिया था। तनिष्का जो कि घोड़े पे से लटकी हुई थी, वो बोल रही थी कि नहीं, इस तरह अरसलान वो बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाएगा, उसकी एलिमेंटल एबिलिटी वो अनकम्प्लीट है अभी, उसे मत छोड़ के जाओ और बस घोड़े पे जाते हुए भी चिल्ला रही थी अरसलान, अरसलान कहते हुए। अरसलान भी तनिष्का की तरफ देखते हुए उदासी से कहता है माय लेडी और उसके चेहरे के ऊपर उदासी हम बाखूबी देख सकते हैं। वो अपने हाथ में K01 को पकड़े हुआ था और अपनी एलिमेंटल एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए अपनी चारों तरफ आग को जला लेता है ताकि कोई भी आए तो उसे हार्म कर सके। दुश्मन अरसलान तक पहुंच चुके थे। अरसलान ने अपनी एलिमेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए उन पर हमला करना भी शुरू कर दिया था। इतने में जब वो एक आदमी को संभाल रहा था, दूसरा आदमी आकर अपनी तलवार से पीछे से अरसलान के ऊपर हमला करता है। अरसलान उसके हमले को डॉज करते हुए K01 का इस्तेमाल करके उसे मार देता है और फिर गहरी सांस लेके दिल में सोचता है कि मुझे बस थोड़ा देर और अपने आप को संभालना होगा। एक तरफ से हमें पर्पल फेयर को दिखाया जाता है जहाँ पर अरसलान उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि शायद और लोग भी जो है वो लेडी के पीछे आते होंगे, मैं उन लोगों को लेडी तक नहीं पहुंचने दे सकता। इतने में ही हमें अरसलान के पीछे से दो लोगों को दिखाया जाता है जिनके पास से पर्पल कलर की प्लेयर निकल रही थी और वो बोलता है हमने तुम्हें ढूंढ लिया। जिसे सुनते ही अरसलान के चेहरे के ऊपर खौफ हम साफ साफ देख सकते हैं। वो चौंकते हुए पीछे मुड़ता है और उसके सामने कुछ लोग थे जिनके हाथ में कुछ स्मोक बॉम्ब जैसी चीज थी जिससे स्मोक निकल रही थी। वो बोलता है हमने काफी टाइम बाद तुमने देखा है सब्जेक्ट 13। और उस स्मोक ने ना अरसलान को चारों तरफ से घेर लिया था। अरसलान चाहता है कि वो रुक जाए और इन्हेल ना करे इस गैस को, लेकिन वो किसी तरह इस गैस को इन्हेल कर लेता है और वो गैस उस पे इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है। वो दोनों लोग उसके पास बढ़ते हैं और कहते हैं कि वाक़ई काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हुई तुमसे। तुम्हें हमें देखकर खुशी नहीं हुई? ये लोग वही थे जो कि कैलोआ से आए हुए थे। अरसलान वो कँपकँपा रहा था। किसी तरह K01 को सँभाल रहा था क्योंकि वो उसकी लेडी की इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इतने में एक आदमी उसे लात मारता है। वो बोलता है तुम बदतमीज़ी, कहते हुए उसको फेंक देता है और बोलता है कि तुम्हें मालूम भी है तुम्हारे को लाने के लिए कितने लोग हमारे मारे गए हैं। K01 वो ज़मीन पे गिर जाती है। इतने में ही एक आदमी आगे बढ़ता है अरसलान को मारने के लिए। वो बोलता है कि मैं काफ़ी वक़्त से इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि मैं तुम्हें सबक सिखा सकूँ। चलो अब आओ, अब मुझे मार के दिखाओ। इतने में ही पीछे जो आदमी होता है वो बोलता है कि ठीक है बस एंड्रू काफ़ी है इतना। इतने में ही एंड्रू बोलता है कि क्या अभी तो मैंने मज़ा करना शुरू किया था। तो दूसरा आदमी बोलता है कि यहाँ नहीं, जब हम इसको घर ले जाएँगे तभी तुम इसको अच्छे से सबक सिखा लेना। तो एंड्रू कहते हुए अपने नकाब को वापस पहनता है और कहता है मैं तुम्हें अच्छे से वेलकम करूँगा जब हम घर चले जाएँगे। यहाँ पे अरसलान बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि शायद ही हमारी लेडी जो है वो बिल्कुल ठीक होंगी।
वो आदमी अरसलान को उसकी कॉलर से पकड़ते हुए घसीट रहा था। अरसलान दिन में बोलता है कि मैंने लेडी से कहा था मैं जल्दी उनसे मिलने आऊँगा, और हमें दिखाया जा रहा होता है कि अरसलान को घसीटते हुए वो लेकर जा रहे थे जहाँ पर अरसलान का खून वो ज़मीन पर बह रहा था। उसका रुमाल और एक फूल था उसकी एक जेब से जो नीचे गिर चुका था। इतने में हमें टेनेसिया को दिखाया जाता है जो फादर के पास भागते हुए आती है और बोलती है, फादर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, हमें किसी को जल्दी कैलवा भेजना होगा। अगले एपिसोड के स्टार्ट में हमें बहुत ब्यूटीफुल सी सीनरी को दिखाया जाता है जहाँ पर आसमान में ब्यूटीफुल सितारे थे और ज़मीन पर चारों तरफ ब्यूटीफुल डैफोडिल्स बिखरे हुए थे। यहाँ पर स्कान और फिदक दोनों ही ज़मीन पर बैठे हुए थे और अचानक से स्कान उठता है और वो बोलते हैं कि दीदी अब मुझे जाना होगा। फिदक उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम्हें कहाँ जाना है, लेकिन अरसकान उसको चारों तरफ से उसी की प्लेयर घेर लेती है, यानी कि उसकी चारों तरफ आग जलना शुरू हो जाती है। फिदक उसे देख के बोलती है कि अरसकान तुम कहाँ जा रहे हो, एक सेकंड रुको मेरी बात तो सुनो। लेकिन अरसकान वो आग में मिलकर मतलब धूल के साथ उड़ जाता है, गायब सा हो जाता है। फिदक इस ख्वाब को देखकर चौंक कर उठती है तो सामने डिकेन को पाती है। यहाँ पर डिकेन बोलता है कि फिदक क्या तुम ठीक हो। फिदक बोलती है क्या हुआ, मैं अपने कमरे में क्या कर रही हूँ, मैं बेड पे कैसे आई। तो डिकेन उसे बताता है कि तुम वापसी आते हुए बेहोश हो गई थी। और फिर हमें वापस फ्लैशबैक के सीन सिखाए जाते हैं जहाँ पर फिदक चिल्ला रही थी कि घोड़े को मोड़ो, जल्दी से घोड़े को वापस पीछे की तरफ लो। लेकिन डिकेन बोलता है कि तुम काम हो जाओ फिदक, तुम्हें थोड़ा सा संभालना पड़ेगा अपने आप को, ताकि मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ और फिर मैं वापस आऊँगा उसका ध्यान रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर फिदक बोलती है तब क्या, अगर बहुत देर हो जाए तब क्या, अगर अरसलान को कुछ हो जाए तब क्या करोगे तुम। लेकिन डिकेन जो है वो चिल्लाकर फिदक को संभालने की कोशिश कर रहा था कि फिदक तुम्हें क्या हो गया, प्लीज़ होश में आओ। लेकिन फिदक बताया वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और फिर फिदक बोलती है कि अरसलान वापस आया, क्या वो ठीक है, वो महफूज है ना, और तुम गए थे उसे दोबारा देखने के लिए। तो फिर डिकेन बताता है कि एक्चुअली मैं गया था, लेकिन वहाँ पर वो मुझे नहीं मिला था, मैंने उसे हर जगह ढूँढा। वो बोलती है क्या मतलब वो वहाँ नहीं था। तो डिकेन एक बॉक्स को आगे बढ़ाता है और बोलता है कि मैं जो भी ढूँढ पाया वो सिर्फ़ ये सामान है। मैं वाक़ई वहाँ पर उसे ढूँढने के लिए गया था, लेकिन मुझे वो वहाँ पर नहीं मिला। फिदक उस बॉक्स को खोलती है तो उसे टूटी हुई K01 मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि K01 कोई इस तरह का गैजेट नहीं है जिसे कोई आराम से तोड़ दे। ये गैजेट बहुत मजबूत है और इसके अलावा जब वो गैजेट एक मजबूत शख्स के पास हो, यानी कि अरसलान के पास हो, तब इसे तोड़ना तो और भी ज़्यादा मुश्किल होना चाहिए, लेकिन ये टूटा हुआ है। तो फिदक को शक है कि कहीं अरसलान मुश्किल में तो नहीं। उसके साथ उसे एक रुमाल भी मिलता है जिसके ऊपर खून के कुछ छींटे थे और उसके अलावा कुछ रोज़ पेटल्स थे जो कि ब्लू कलर के थे। इसे देख के फिदक शॉक्ड हो जाती है क्योंकि इसके अंदर वही फूल था जो कि फिदक ने उस पिकनिक के ऊपर अरसलान को पहनाया था। और वो फूल अब तक अरसलान ने सँभाला हुआ था। ये सोच के वो थोड़ा उदास भी थी क्योंकि अगर अरसलान ने कोई चीज़ इतनी प्यार से सँभाली हुई है तो वो उसको बेशक इस तरह रोड पे फेंक के नहीं जा सकता। तिलक सोचती है कि अगर वो वहाँ से चला गया, उसकी बॉडी वहाँ पर नहीं है तो यकीनन वो मरा तो नहीं है कम से कम। लेकिन चूँकि हम उसकी बॉडी को ढूँढ नहीं पाए और वो वहाँ से भागकर हमारे पास नहीं आया, तो यकीनन मुझे डर है कि उसे कहीं कैलवा के मर्चेंट से पकड़ तो नहीं लिया। देन हमें दिखाया जाता है कि फिदक भागते हुए अपने फादर के पास आती है और बोलती है कि फादर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, हमें जल्दी किसी को कैलवा भेजना होगा। मेरे पेज को ढूँढने के लिए ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, मेरी बात को समझिए। उसका फादर बोलता है कि रिलैक्स फिदक, प्लीज़ होश में आओ और तुम मुझे बताओ तुम्हें महसूस कैसा हो रहा है? क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो अब? तो फिदक बोलती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं, हमें जल्दी किसी को भेजना होगा मेरे पेज को ढूँढने के लिए। यहाँ पर उसका फादर बोलता है कि हाँ, मुझे मालूम है क्या हुआ था। जो मर्चेंट मैंने तुम्हारे साथ भेजे थे उन्होंने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि तुम्हारे पेज ने किस तरह तुम्हें उन्हें असैसिन से बचाया है। तो फिदक बोलती है कि फादर बस इतना नहीं है, आपको नहीं मालूम कि कैलवा के लोग कब से मेरे पेज के पीछे थे। मुझे जल्दी किसी को भेजना होगा वहाँ पर उसे ढूँढने के लिए। मैं नहीं चाहती उसके साथ कुछ भी गलत हो। मुझे जल्दी कुछ करना होगा उसके लिए फादर। क्या आप ऐसा कर सकते हैं प्लीज़ किसी को उसके पीछे भेजें। इतने में ही वो बोलती है कि ठीक है मैं खुद जाकर तब तक ये फ़ॉरेस्ट में ढूँढती हूँ, मुझे यकीन है वो फ़ॉरेस्ट तक पहुँच चुका होगा। तो उसका फादर चिल्लाता है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं है। फिदक बोलती है मुझे माफ़ कीजिएगा फादर। फिदक को उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हें जब तक मैं इजाज़त ना दूँ तब तक घर से निकलने की तुम सोचना भी मत। फिदक बोलती है कि फादर मुझे देखना होगा कि अरसलान वो सेफ़ है कि नहीं। हो सकता है वो वापसी में हो सकता है वो रास्ते में हो, मैं उसे ढूँढ लूँगी। तो इतने में उसके फादर चिल्ला के बोलते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये सब तुम्हारे लिए खुद देखूँगा, तुम घर से मत निकलना। फिदक बोलती है फादर, तो फिदक का फादर बोलते हैं कि फिदक तुम मेरी बात को समझो। तुम्हें मालूम है ना कि सिचुएशन कितनी वर्स हो सकती है अगर तुम यहाँ से बाहर निकलोगी, और तब क्या अगर तुम्हारे पास वापस लौटने का कोई रास्ता ना हो। तो तुम मेरी बात सुनो, अपने कमरे में जाओ और इस वक्त तुम्हारा जो रोल है आराम करने का तुम उसे अदा करो। मैं अपने फादर होने का रोल अदा करूँगा और तुम्हारे लिए जो बन सका मैं करूँगा। मैं यकीनन तुम्हारे पेज को ढूँढ निकालूँगा। यहाँ पे फिदक अपने कमरे में आ जाती है और दिन में बोलती है कि इस वक्त मेरे पास सब्र करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। मुझे यकीन है फादर वो मुझे बाहर नहीं दे जाने देंगे। और इसी तरह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और वक़्त गुज़रता रहा। फिदा कहती है कि जैसे-जैसे अरसलान के बगैर दिन गुज़रते रहे, मुझे महसूस होने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ और पावरलेस हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता था। उसके अलावा एगिथन एम्पायर ने काफ़ी सारे सर्वेंट्स को मुझ पर स्पाई करने के लिए भेज दिया था। जैसे कि मैंने एक सर्वेंट को भेजा था लियाना के ऊपर स्पाई करने के लिए। काश मैंने ये टैक्टिक्स ना खेले होते। हो सकता है अगर मैं ऐसा ना करती तब वो एगिथन एम्पायर के लोग मुझ पर अभी ऐसे टैक्टिक्स ना आज़माते और मैं उन मुश्किलात में नहीं फँसती और अरसलान को वहाँ पे रुकना नहीं पड़ता। ये शायद मैं अरसलान को लेकर उस ट्रिप पे गई ही नहीं होती। यकीनन फिर अरसलान को इस मुश्किल में नहीं पड़ना पड़ता।
ये सब सिर्फ मेरी गलतियाँ हैं। पुरानी फ़िदक की जो पास था उसने और मेरे गलत डिसीजन ने अरसलान को एक कॉर्नर में फेंक दिया है। देन हमें अरसलान को दिखाया जाता है जिसके ऊपर कोई पानी फेंकता है और उसे होश में ला रहा होता है। अरसलान की हालत बहुत बुरी थी और उसे वापस से ये वो यूनिफ़ॉर्म पहना दिया जाता है। यहाँ पर अरसलान वो बहुत बेचारी हालत में था। उसे कोई बोलता है कि होश में आओ, तुम्हें याद है कि तुम्हारा नाम क्या है? अरसलान बिल्कुल ब्लैंक बैठा हुआ था और घबराते हुए, बहुत लड़खड़ाते हुए बोलता है कि अरसलान, मेरा नाम अरसलान है। वो बोलता है कि क्या तुम्हें मालूम है तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो? वो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। फिर वो बोलता है कि तुम कितने साल के हो? तो अरसलान बोलता है कि मुझे नहीं याद। वो लोग बोलते हैं कि हाँ, अब ये ठीक है, अब इसे कुछ भी याद नहीं है, ये बिल्कुल भी रेज़िस्ट नहीं कर रहा। देखो ना, ये कितने आराम से हमें जवाब दे रहा है। तो दूसरा आदमी बोलता है, लेकिन फिर भी हमें इसको एक दफ़ा दोबारा चेक करना चाहिए। तुम्हें मालूम है ना, ये पिछले कुछ दिनों से कैसा बर्ताव कर रहा है, ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो दूसरा आदमी बोलता है कि नहीं, मुझे यकीन है इस दफ़ा इसने यकीनन अपनी जो मेमोरी है उसे खो दिया है। फिर वो अस्कान को एक केज के पास ले आते हैं और बोलते हैं कि आप खामोशी से अंदर चले जाओ। अस्कान लड़खड़ाते हुए अंदर आ रहा था, तो सामने देखता है कि एक ब्लू कलर के हेयर वाला लड़का बैठा हुआ है। वो बोलता है कि इस दफ़ा तुम थोड़ा लेट आए हो। तो अस्कान उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम कौन हो? वो आदमी बोलता है कि मैं अपने आप को 7 दफ़ा इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी चलो मैं एक दफ़ा फिर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना। मेरा नाम 164 है, लेकिन वो नाम जो मैं यहाँ से बाहर इस्तेमाल करता हूँ, वो बिल है। वो ये नाम बताता है, वो बोलता है कि मुझे उम्मीद है इस दफ़ा तुम मुझे मारोगे नहीं। तो अस्कान उसकी तरफ थोड़ी-सी सवालिया भरी नज़रों से देखता है और कहता है, क्या मतलब मैंने तुम्हें मारा? तो वो आदमी अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, तो क्या मतलब तुम्हें ये भी भूल गया? ये वाक़ई बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है। तुम मुझे बहुत दफ़ा मार चुके हो, ये जो रंग-बिरंगे तुम्हें मेरे चेहरे पे निशान लग रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं पेंट से खेल रहा था यहाँ पर? ये सब तुमने ही मुझे दिए हैं। अरसलान को वो ये बात ना बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए बोल रहा था और वो बोलता है कि तुमने मुझे बस इसलिए मारा क्योंकि मैं तुम्हें बताया था, वो लेडी जिसका तुम बार-बार ज़िक्र कर रहे हो, वो तुम्हें यहाँ पर लेने नहीं आएगी। तो अरसलान अचानक से नीचे झुकता है और वो बोलता है कि हाँ, माय लेडी। वो लड़का अपने हाथ को उठाते हुए बोलता है कि हाँ, जो भी हो माय लेडी, तुम उसी के बारे में बार-बार ज़िक्र कर रहे थे और चिल्ला रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे कि वो लोग तंग होकर बार-बार तुम्हें अपने साथ लेकर चले जा रहे थे। लेकिन तुम्हें ये लफ्ज़ भूल ही नहीं रहा था, तुम बार-बार यही बोल रहे थे कि मुझे माय लेडी के पास वापस जाना है, मुझे जाने दो। मुझे उस तक पहुँचना होगा, मैंने उससे वादा किया था, लेकिन उन्होंने तुम्हें जाने नहीं दिया, उल्टा तुम्हें वो बार-बार अपने साथ ले गए। लेकिन तुम ये लफ्ज़ फिर भी नहीं भूले, लेकिन अब तो मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अब ये लफ्ज़ भी भूल चुके हो मेरे ख़्याल से। उन्होंने तुम्हारी पूरी याददाश्त जो है वो मिटा दी है। आगे इसकान हमें बताता है कि बिल ने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे चल क्या रहा है। उसने मुझे बताया कि मैं ह्यूमन वेपन लैबोरेटरी में हूँ उस वक़्त, जो कि एम्पायर ऑफ कैलोआ के अंदर है। यहाँ पर मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं और वो लोग मुझे नंबर 13 कह के पुकारते हैं। उन लोगों ने जब देखा कि मैं भागने के बाद दोबारा यहाँ लौट आया हूँ, तो उन्होंने भागने की उम्मीदें खो दी और वो बहुत ज़्यादा पागल हो गए। वो बहुत मायूस थे मुझे देखकर। मैं जब से आया हूँ, मैं यहाँ पर चिल्ला रहा हूँ और अपना होश खो बैठा हूँ, सिर्फ़ चिल्ला रहा हूँ कि मुझे माय डैडी के पास वापस जाना है। लेकिन उन लोगों ने मुझ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए और इतना दबाव डाला कि मैं अपनी याददाश्त को खो चुका हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं भूल चुका हूँ कि कौन है वो लेडी जिसके बारे में मैं बार-बार ज़िक्र कर रहा था। मुझे यहाँ पर एक ही तरह का खाना हर रोज़ मिलता है। मुझे नहीं याद वो लेडी कौन है, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि मेरी बॉडी वो शायद जानती है कि मैं किसके बारे में कहता हूँ बार-बार। मुझे याद है कि जब लाइट बंद हो जाती है तब मुझे सोना है और जब खाना मिले उसे खा लेना है। अरसलान कहता है कि मैं मौत से अब बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर महसूस कर रहा हूँ, मुझे ये अब अजीब नहीं लग रही। इतने में ही वो दोनों 2 रिसर्चर्स की बातें सुन रहे होते हैं, जहाँ पर एक रिसर्चर बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ और अपसेट भी हूँ क्योंकि इन दिनों तुम्हें मालूम है ना कि हमारे जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़े जा रहे हैं दूसरे एम्पायर्स के साथ। मुझे मालूम नहीं है कि अगर दूसरे एम्पायर्स को पता चल गया कि हम यहाँ पर ह्यूमन के ऊपर रिसर्चेस कर रहे हैं और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ ताल्लुकात कैसे कर लेंगे? तो दूसरा आदमी बोलता है कि हाँ, मैंने इनके बारे में सुना हुआ है, मुझे तो डर है कि अगर हालात बदतर हो गए तो हमारा क्या बनेगा? क्योंकि तुम्हें मालूम ही है हमारी ज़मीन जो है वो बिल्कुल भी ज़रख़ेज़ नहीं है। हमें तिजारत करनी होगी वरना लोग वो तो भूख से मारे जाएँगे। ये सब बातें सुनकर ये दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर एक आदमी बोलता है कि हाँ, अगर इस तरह चलता रहा तो मुझे यकीन है कि हमें एक्सपेरिमेंट्स को बंद करना होगा। यहाँ पे अस्कान और बिल ये दोनों ये बातें सुन रहे थे और वापस अपने केज में जाकर बिल बोलता है कि क्या मतलब अगर ये एक्सपेरिमेंट्स बंद हो गए तो हमारे साथ क्या होगा? तो अस्कान बोलता है कि बेशक सर्कमस्टांसेस के मुताबिक हम मारे जाएँगे। तो बिल परेशान हो जाता है और अपने बालों को पकड़ते हुए बोलता है कि क्या मौत? मुझे यकीन नहीं आता, हमें मरना होगा। इतने एक्सपेरिमेंट से गुज़रने के बाद भी हमारे नसीब में सिर्फ़ मौत है। इस बात में मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही अब कि लोग जो हैं वो मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास खाने की बहुत ज़्यादा किल्लत है। हमें जो है ना फूड है वो मिल नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी हमें क्यों मरना है? मैं तो चाहता हूँ वो लोग मरे जिन्होंने हम पर ये एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, हमें क्यों सफ़र करना है? अरसलान बिल से कहता है कि ये वक़्त शिकायत करने का नहीं है। अगर हम में से ज़्यादातर लोग मारे जा रहे हैं तो यकीनन वो लोग हमें खाने में मिला के कुछ ना कुछ तो ज़रूर दे रहे हैं, ताकि हमारी तादाद को कम कर सकें। मुझे शक है तो इसलिए तुम लोगों को खाना खाना रोकना पड़ेगा। दिन बताया कि काफ़ी रातें गुज़र जाती हैं, वो लोग खाना नहीं खाते। रिसर्चर्स उन्हीं की केज के करीब आके बोलते हैं कि वो पागल लोग जो इस कमरे में बंद हैं, वो मर क्यों नहीं रहे? ओह देखो, उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया है। शायद उन्हें मालूम हो गया है हमारी तरकीब के बारे में। क्या वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बारिश के पानी के ऊपर ज़िंदा रह रहे हैं? वाक़ई वो कॉकरोचेस हैं और अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं ना। उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमें लैब बंद करने का ऑर्डर मिल गया है। अगर वो इस तरह अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे भी, तब भी वो एक दिन मारे जाएँगे और उन लोगों के हाथों कुचले जाएँगे। तो उन्हें इसी तरह मरना बेहतर महसूस करना चाहिए अपने लिए।
और मेरे ख्याल से तो ये ऑर्डर है, तो उन्हें इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए। मुस्कान जो कि ये सब बातें सुन चुका था, वो बहुत मायूस हो जाता है, दिल में सोचता है कि मैंने इन लोगों को कहा है कि हमें सर्वाइव करना होगा, लेकिन फिर भी इतने दिन तक पानी पे जीना आसान नहीं होगा हमारे लिए। इतने में हमें किसी के शाही बूट्स दिखाए जाते हैं, मतलब कोई शख्स था जो कि रॉयल्टी से बिलॉन्ग करता है और वो यहाँ पर आ रहा था। इतने में मुस्कान बोलता है कि वाक़ई इतने दिन तक सर्वाइव करना ये पागलपन होगा। हमें देन उस आदमी को दोबारा दिखाया जाता है जिसके साथ बहुत सारे सोल्जर्स भी थे। देन उसका एक सोल्जर आगे बढ़ता है और रिसर्चर के पास जाता है। रिसर्चर बोलता है कि तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आए? तभी वो आदमी उस रिसर्चर के ऊपर एक स्लैश अटैक करता है और उसे मार गिराता है। यहाँ पर उस रिसर्चर की लाश गिरी हुई थी तभी वो आदमी जाकर अपने हाइनेस को बो करता है और कहता है, योर हाइनेस आपने जो कहा था मैंने वो कर दिया। अब बताएं हमें आगे क्या करना है? तो योर हाइनेस कहता है कि यहाँ पे जितना भी तुम्हें डाटा मिला उसे कलेक्ट करो और इस जगह को आग लगा दो। लेकिन हाँ, उससे पहले यहाँ पर जितने भी रिसर्चर मौजूद हैं उन्हें ज़रूर मार देना, ताकि उन्हें पता चल जाए कि मैं यहाँ पर आया था। इतने में हमें बताया कि इसकान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बचाता है। तो एक सोल्जर चिल्ला के कहता है कि मुझे लगता है कि कुछ सब्जेक्ट्स अभी भी ज़िंदा हैं यहाँ पर। ये यकीनन यहाँ पर बच गए हैं, हमें इन्हें जल्दी मारना पड़ेगा और योर हाइनेस आप यहाँ पर मत आइएगा वरना आपको खतरा होगा। लेकिन योर हाइनेस वो भागते हुए उस केज की तरफ बढ़ता है और आगे गेट खोलकर जब वो सामने देखता है कि सामने अरसकान है। अरसकान जो कि बहुत ज़ख्मी था और बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, मुश्किल से उठता है और बोलता है कि आप कौन हो? और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था, लेकिन उस आदमी की नज़र जैसे ही अरसकान के बैच के ऊपर पड़ती है जिसके ऊपर 30 लिखा हुआ था, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अरसकान की तरफ बढ़ते हुए बोलता है खुशी से कि क्या तुम अभी ज़िंदा हो सब्जेक्ट 13? तो अरसकान गुस्से से उसकी तरफ देखता है। अरसकान की झिझक हाइनेस को समझ आ जाती है, इसलिए वो बोलता है कि तुम्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि तुम ज़िंदा हो। तुम वहाँ पर जल्दी से जाओ, एक ब्लैंकेट और कुछ खाना लाओ इसके लिए। तो आदमी बोलता है कि हाँ, मैं जल्दी जाकर लाता हूँ। इतने में ही जो अरसकान है उसे उस किंग के पास और उसके सोल्जर्स के पास ना बहुत ज़्यादा हथियार जो है वो दिख जाते हैं और वो दिल में बोलता है कि इन लोगों के पास ये हथियार भी है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जिसे देखकर वो घबराता है और बोलता है कि तुम लोग हो कौन? यहाँ पर क्या है और तुम्हें हमसे क्या चाहिए? तो इतने में ही जो वो जब बोला पहला वाला सोल्जर था जिसने रिसर्चर के ऊपर हमला किया था, वो आगे बढ़ता है और वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे हाइनेस के साथ ऐसे बात करो? तो किंग जो है वो अपना हाथ उठाता है और उसे खामोश करवाता है और बोलता है कि मेरा नाम हेल्सियन है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं थर्ड प्रिंस हूँ जो कि एम्पायर ऑफ गैलोआ का है। तो तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, मैं तो यहाँ पे तुम सबको रेस्क्यू करने के लिए आया हूँ, तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अरसलान कहता है कि मैं जानता हूँ जो इस एम्पायर के लोग हैं उन्होंने हमारे खिलाफ ऑर्डर जारी किया, उन्होंने कहा है कि इस लैब को बंद कर दिया जाए, साथ ही साथ हमें मार दिया जाए। तो तुम हमें बचाने क्यों आए हो? तो वो प्रिंस खड़ा होता है और वो बोलता है कि मैं यहाँ का प्रिंस हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम लोगों को सँभालूँ और तुम लोगों को वो दूँ जो तुमसे हमने छीना है। मैं तुम लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि जो-जो तुम्हारे पास था, मैं तुम्हें वो लौटाऊँगा। जैसे कि तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा खाना और तुम्हें रहने के लिए जगह भी प्रोवाइड करूँगा। अगर तुम में से कोई चाहता है तो मैं तुम लोगों को एजुकेशन हासिल करने में भी मदद करूँगा। और उसके बदले जब वक़्त आएगा तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और इसके बदले तुम चाहो तो अपना रिवेंज भी ले सकते हो। मैं चाहता हूँ मैं इस एम्पायर का सन बनूँ। क्या तुम लोग मेरी इसमें मदद नहीं करना चाहोगे? तुम्हारा क्या ख़्याल है अरसकान? तो अरसकान उसकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है और दिल में बोलता है, तो क्या ये हमें अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करना चाहता है? वो आदमी बोलता है कि तुम्हें ये ऑफ़र कैसे लगी? या तो तुम चाहो तो तुम यहाँ से एस्केप करके जा सकते हो और एक बेकार सी ज़िंदगी जियो जिसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। या फिर मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को नोबल मैन का जो खिताब है वो भी दूँगा तुम लोग की कंट्रीब्यूशंस के हिसाब से और उसके अलावा एक बहुत अच्छी सी ज़िंदगी तुम लोग जियोगे, जो कि हमारे इर्द-गिर्द होगी और जो हमारे कमांड्स हैं उसके अंडर होगी। मतलब कि तुम एक ऑनरेबल लाइफ़ जियोगे। तो बताओ अरज़कान, मेरे इस आइडिया के बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है? मैं तुम लोग की मदद करूँगा तुम्हारी ज़िंदगी को एक नए तरीके से जीने के लिए। लेकिन इसकी एक शर्त है कि तुम लोगों को मेरा वेपन बन के जीना पड़ेगा। जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे वो एक-दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि मैं वही डिसीज़न लूँगी जो अरज़कान लेगा। मैं वही डिसीज़न लूँगा जो अरज़कान लेगा। इसी तरह काफ़ी सारे लोग थे वो बोल रहे थे और बिल भी बस उम्मीद की नज़रों से अरज़कान को देख रहा था। तो वो आदमी जो कि प्रिंस था वो अरज़कान से दोबारा पूछता है, बताओ तुम्हारा क्या डिसीज़न है अरज़कान? यहाँ से भागोगे क्या मेरे साथ चलोगे और एक ऑनरेबल ज़िंदगी गुज़ारोगे? खुदा के फादरों से माफ़ी माँगता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना। मैंने अपनी हर बेस्ट कोशिश की है लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पेज को नहीं ढूँढ पाया हूँ अब तक। तो फिदक बोलती है कि वादा आपको माफ़ी माँगने की ज़रूरत नहीं। मुझे मालूम है कि आपने ज़रूर कोशिश की होगी, बल्कि मैं तो आपकी ग्रेटफुल हूँ कि आपने मेरी मदद की। यहाँ पे उसका वादा बोलता है कि चलो अब बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? तो फिदक बोलती है कि हाँ, मुझे अब बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस हो रहा है और मुस्कुरा कर अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका फादर वो गुस्सा करता है और उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है कि फिर भी मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूँगा कि तुम घर से बाहर जाओ जब तक कि मुझे मालूम ना हो जाए क्यों ना अससासिन्स को किसने तुम्हारे पीछे लगाया था। जैसे ही मुझे कोई क्लू मिलेगा तो मैं तुम्हें ज़रूर इसके बारे में बताऊँगा। बतख उसके रूम से जाते हुए अपने दिल में सोच रही थी कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। मैं वाक़ई इस वक़्त बहुत बेबस हूँ और कुछ नहीं कर सकती सिवाय मदद माँगने के। क्या वाक़ई मैं सिर्फ़ इसलिए इस दुनिया में हूँ? मैं यहाँ पर उसे बचा भी नहीं सकती। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है अपने लिए। मैं किसी चीज़ को महफ़ूज़ नहीं रख सकती, मैं खुद को नहीं बचा सकती। मैं इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ वो लड़की हूँ जिसे खुद को अभी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। बेशक ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नॉवल की दुनिया हो, लेकिन अब ये नॉवल की दुनिया और नहीं है मेरे लिए। मुझे मालूम है, यहाँ पर अगर एक कोताही हुई मुझसे, तो मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन तब क्या अगर मैं उससे दोबारा नहीं मिल पाई तो?
और फिर उसे वापस वही फ्लैशबैक्स याद आ रहे होते हैं जब अरसलान ने उसे कहा था कि मैं जल्दी आपके पास मिलूँगा और मैं जल्दी आपके पास लौटूँगा। और फिर जब वो उस घोड़े पर भाग रही थी तब वो चिल्ला रही थी अरसलान, अरसलान के अकेले, लेकिन अरसलान वो अकेला पीछे था। वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। उस वाक़ये को याद करते हुए वो उदास हो जाती है और दिल में कहती है, वाक़ई क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा? तब क्या अगर वो आखिरी मौका था जब मैं उससे मिली थी, क्या वो वाक़ई हमारी आखिरी मुलाकात थी? और यही सोचते हुए वो डिप्रेशन में चली जाती है। देन यहाँ पर हमें उसके साथ उसके टीचर को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका टीचर बोलता है कि अब तुम क्या K02 बनाने वाले हो? तो फिर बोलती है कि हाँ, मैं इस दफ़ा एक ऐसी K02 बनाना चाहती हूँ, जो कि मैजिक को बहुत अच्छे से इन्फ्यूज़ करे और इस दफ़ा जो स्टोन्स है वो बिल्कुल भी इफ़ेक्ट ना हो और बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करे। मैं ये चाहती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम करें। का टीचर ये सुन के कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम फिर से अपनी रिसर्च के ऊपर काम करना शुरू करी हो, लेकिन फिर भी तो मुझे ठीक नहीं लग रही। तो फिर तक बोलती है कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस थोड़ा-सा टायर्ड हूँ। तो ये बात सुनकर उसका जो टीचर है उसे घूर कर देखता है और बोलता है कि फिर तक क्या तुम होश में हो? तो ये सब तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हें इस बात को एग्री करना पड़ेगा। तो फिर तक बोलती है हाँ, मुझे मालूम है। तो उसका टीचर बोलता है कि नहीं, तुम्हें नहीं मालूम, अगर तुम्हें मालूम होता तो तुम इस तरह अपने आप को डिप्रेस नहीं करती। तुम्हें इस बात को यकीन दिलाना होगा और अपने आप को इस बात को समझाना होगा कि जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और फिर तक को हमें दिखाया जाता है जिसकी आँखों के नीचे वाक़ई अभी तक काले गड्ढे पड़े हुए थे। वो बोलती है कि मैं स्ट्रॉन्गर बनना चाहती हूँ ताकि मैं अपने लोगों को बचा सकूँ। मैं चाहती हूँ कि कम से कम अरसलान के लिए मैं करूँ। तो उसका टीचर बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम्हें ये करना चाहिए लेकिन इस तरह नहीं, तुम्हें अपने आप को थोड़ा बेहतर महसूस करा के ही करना चाहिए। तो फिर बोलती है कि टीचर क्या आप मुझे एक प्रॉमिस करेंगे कि अगर कभी भी आप खतरे में पड़ते हैं मेरी वज़ह से तो प्लीज़ ऐसा डिसीज़न लीजिएगा जिसमें आपकी ज़िंदगी बच सके। तो उसका टीचर बोलता है कि फिदक और फिर बहुत ज़्यादा लाइक एक्साइटेड होके बोलता है कि तुम्हें इस बारे में फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं अगर अपनी जान को खतरे में डालूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैजिकल इंजीनियरिंग के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं। तो फिदक बोलती है क्या मतलब आप अपनी मैजिकल इंजीनियरिंग के लिए ज़िंदगी तक को दाँव पे लगा देंगे? तो उसका टीचर बोलता है कि हाँ, क्योंकि ये मेरा इकलौता काम है। तो फिदक बोलती है क्या मतलब इकलौता काम है? तो उसका टीचर जो है उसे बताता है कि काफ़ी वक़्त पहले मैं जो हूँ ना एक सक्सेसर था एक फैमिली का जिसका नाम काल्डोर था। उस वक़्त वो फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी अर्थ के ऊपर। मेरे फ़ादर ने मुझे वहाँ से निकाल दिया क्योंकि मेरे पास एलिमेंटल एबिलिटी नहीं थी। मैंने ऐसी कोई एबिलिटी इनहेरिट नहीं की थी, सिर्फ़ इसलिए। उन्होंने मुझे घर से निकल जाने को कहा और उस वक़्त मैंने अपनी फैमिली को पीछे छोड़कर इसको पढ़ना शुरू किया और अब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है। तो हाँ, अगर मैं अपनी ज़िंदगी को कभी दाँव पे लगाऊँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके लिए। अगर कोई कहेगा कि मैं अपनी जॉब को क्विट कर दूँ तब मैं अपनी ज़िंदगी को दाँव पे लगा सकता हूँ, क्योंकि वो वाहिद चीज़ है जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तरह हमें इस बेदक को जंगल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर चलते हुए वो दिल में सोच रही थी कि लोग अपनी ज़िंदगी को उस वाहिद चीज़ के लिए खतरे में डालते हैं, जो कि उसके पास इकलौती हो, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं हो। उस वक़्त अरसलान क्या तुमने इसलिए मुझे बचाया क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वो वाहिद पर्सन थी जिसे तुम बचाना चाहते थे। ये सोचते हुए अचानक से फ्रीज़ हो जाती है क्योंकि उसे अचानक से किसी का शैडो दिखता है और वो दिल में सोचती है कि अब वो अरसलान है। ये सोचते ही वो भागना शुरू हो जाती है बगैर इस चीज़ का ख़्याल किए कि वो धोखा भी हो सकता है। और अचानक जब वो मुड़ती है तो वो धोखा ही निकलता है क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो दिल में बोलती है तो क्या वो नहीं था वहाँ पर? यहाँ पे आँखें बंद करते हुए वो उसी वक़्त को याद कर रही थी जब अरसलान ने पहली दफ़ा उसे कहा था कि लेडी आप मेरे लिए बहुत बदल गई हो उस लेडी से मुकाबले में जो कि आप पहले थी। आप वाक़ई बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हो। इस वक़्त को याद करते हुए फिदक बोलती है कि हाँ, मेरे लिए भी तुम इस दुनिया में वो वाहिद शख्स हो जो मुझे मेरे लिए जानते हो, ना कि उस पुरानी फिदक की वज़ह से जानते हो। वाक़ई अरसलान मैं तुम्हें वापस लाना चाहती हूँ। यहाँ पे देन हमें उस रिसर्च लैब को दिखाया जाता है जिसे आग लग चुकी थी और इस गाड़ी से गुज़रते हुए लोग ना इस मंज़र को देखते हुए बोल रहे थे कि वाह! क्या मंज़र है। बिल बोलता है कि वाक़ई इसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। ये वो जगह है जिसने हमें बर्बाद किया है। मुझे नहीं मालूम हमें उस थर्ड प्रिंस के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जब उसने तुम्हें कहा था ना कि तुम इस जगह को आग लगा दो तब मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। वैसे ये अजीब तो है लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दिला रहा है। अर्सलान तुम होश में तो हो ना? अर्सलान कहता है हाँ मैं जानता हूँ लेकिन मुझे मुझे नहीं मालूम कि मुझे खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और दिल में सोचता है कि ये जगह इतने आराम से तबाह हो जाएगी मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े-बड़े लोगों का हाथ है। मुझे नहीं मालूम कि हम अभी किसके साथ जा रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगे चीज़ें बेहतर होंगी। गेबल बोलता है कि मुझे यकीन है कि हमारी ज़िंदगी आगे बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरने वाली है, जब तक वो प्रिंस जो है अपना वादे को निभाएगा। तुम्हें क्या लगता है इस्कान? तो इस्कान बोलता है कि हाँ, वक़्त बता देगा, तुम इसके बारे में इतना मत सोचो। और फिर हमें वही सीन दोबारा दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रिंस बोलता है कि मैं तुम लोगों की सही ज़िंदगी जीने में मदद करूँगा, इसके बदले में तुम्हें मेरा वेपन बनना पड़ेगा। इस्कान दिल में सोच रहा था कि मुझे यकीन है कि अगर मैंने उस ऑफ़र को रिजेक्ट किया होता, तो वो वहीं पे हमें मार देता क्योंकि उन सबके पास ट्रैंक्विलाइज़र्स थे। और हमें से ज़्यादातर को तो अपनी एलिमेंटल एबिलिटी को कंट्रोल करना भी नहीं आता और मैं भी अपनी लिमिट के ऊपर था, तो मैं भी उस पावर से अपने आप को बचा नहीं सकता था। हमारे पास यही बेस्ट ऑप्शन था बिल, तो हमने सही डिसीजन लिया मेरे ख़्याल से। इतने में बॉय बोलता है कि हाँ, वैसे भी कुछ भी हो हमने उस जहन्नम से एस्केप तो कर लिया है फाइनली, तुम्हारी वज़ह से, शुक्रिया भाई।
तो अरसलान कहता है भाई तुम ये क्या कह रहे हो? तो बिल बोलता है कि ऑफ कोर्स हमने मुश्किल से एक दूसरे को साथ निकाला है, तो इसका मतलब कि हम भाई हुए ना। अरसलान कह रही साथ देता है, कहता है ठीक है जो कहना है तुम्हें तुम कहते रहो। और ये बोलते हुए अरसलान की नज़र अचानक से आसमान की तरफ जाती है, जिसे देखते हुए वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। लेकिन इतने में पीछे से एक रेड हेयर वाला लड़का आता है, वो बोलता है कि वो आगे की तरफ खाना बांट रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। तो बिल बोलता है क्या खाना? मैं जाकर तुम्हारे लिए भी खाना लाता हूँ अरसलान, तुम यहीं पे रुको। और ये कहते हुए बिल भाग जाता है। लेकिन अरसलान वो आसमान की तरफ देखते हुए सोच रहा था कि वो क्या था, मुझे अचानक से क्या याद आया, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट भूल रहा हूँ। और बताया जाता है कि यहाँ पर जब अरसलान आसमान की तरफ देख रहा था तो दूसरी तरफ फिदक भी आसमान की तरफ देख रही थी। मायूसी से आसमान की तरफ देखते हुए अरसलान को याद कर रही थी, और वो तो ऐसा लग रहा था जैसे रो ही देगी। अरसलान वो भी यहाँ पर मायूस था और अपनी चादर को कस के पकड़ते हुए बोलता है मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे क्यों याद नहीं आ रहा। और ये कहते हुए उसके आंसू बहना शुरू हो जाता है। वो बोलता है मुझे क्यों याद नहीं आ रहा कि मैं क्या भूल रहा हूँ। और हमें उसकी रोती हुई शक्ल दिखाई जाती है, जहाँ पे उसमें बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है लिटरली। अगले एपिसोड के स्टार्ट में हमें फिदा को दिखाया जाता है, जो कहती है कि 1 साल गुजरा, फिर दूसरा साल गुजरा, इसी तरह तीसरा और फिर चौथा साल भी गुजर गया। इतना वक्त गुजर गया और फिर हमें बताया जाता है कि फिदा जो है वो अपने फादर से बात कर रही होती है। वो बोलती है फादर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया इस सारे वक्त में मेरा साथ देने के लिए, लेकिन चूंकि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ तो मैं खुद से अरसलान को ढूंढूंगी। और दिल में बोलती है कि इतना वक्त गुजरने के बाद भी मैंने उसे ढूंढने की जो उम्मीद है अपने दिल से खत्म नहीं होने दी। डरे में फिदा को एक भूरे रंग के बाल वाले लड़के से बात करते हुए दिखाया जाता है, जिससे वो बोलती है कि तुम्हें यहाँ आए हुए काफी वक्त हो गया और तुम अपना काम भी बखूबी अंजाम दे रहे हो, लेकिन मैंने सुना है कि तुम वापस से कैरोवा जाना चाहते हो। तो वो लड़का बोलता है कि यस माय लेडी ये सच है। फिदा बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी जो लिविंग के एक्सपेंसेस है उसे सपोर्ट करूंगी, लेकिन इसके बदले मैं चाहती हूँ कि तुम इस लड़की को ढूंढो। और वो ना एक अरसलान की फोटो को पेज पे बनी हुई दिखाती है उसे। और वो बोलती है कि इस लड़की को ना तुमने कैलोवा के एम्पायर के जितने गार्ड्स हैं ना उनमें ढूंढना है, मुझे यकीन है वो यहीं पे कहीं तुम्हें मिल जाएगा। इसका चेहरा ये 5 साल पुराना है तो मुझे यकीन है कि वो थोड़ा डिफरेंट दिखता होगा, लेकिन तुम्हें फिर भी किसी भी हाल में उसे ढूंढना होगा। और इस बात का ध्यान रखना कि जो इन्फॉर्मेशन है किसी के भी सामने आनी नहीं चाहिए। वो लड़का उस कागज़ को उठाकर कहता है कि मैं समझ गया। यहाँ पे फिदक बोलती है कि इस खास तौर पे तुम्हें याद रखना है कि उसे इंपीरियल गार्ड्स में ज़रूर ढूंढना। तुम्हें देखना होगा कि अगर तुम्हें इससे मिलता-जुलता कोई भी लड़का दिखे तो उसके बारे में मुझे फ़ौरन ही इन्फॉर्म करना। और फिर फिदक हमें बताती है कि जो ओरिजिनल नॉवल थी उसके अकॉर्डिंग अरसलान जो है वो आगे जाकर जब वो बड़ा हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, तब वो एम्परर गार्ड का हिस्सा बन जाता है। इसलिए फिदक जो है उसे शक है कि वो वहीं कहीं अभी मौजूद होगा। उसने पहले भी कुछ लोगों को जो कि उसके ट्रस्टवर्थी थे, उन्हें कैलोवा भेजा था और उसने इसकी छानबीन करवाई थी, लेकिन उसे जो रिजल्ट्स मिले। और फिर हमें बताया जाता है कि एक मेड भागते हुए आती है, वो बोलती है कि माय लेडी आपके लिए एक मैसेज आया है। फिदा उस कागज़ को पकड़ती है और बहुत घबराते हुए उसे पढ़ती है, क्योंकि उस पे लिखा हुआ था कि हमने हर जगह उसे सर्च किया जैसे कि आपने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था, उसी के मुताबिक, लेकिन हमें कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिला जिसके पास ब्लू फ्लेम्स की ताकत हो। और उसके अलावा नाइट्स के अंदर भी ऐसा कोई लड़का मौजूद नहीं है। आपने जो कहा था हमने उसी तरह अपने जो लोग हैं उन्हें फैला दिया था हर जगह, और हर जगह ढूँढा, लेकिन हमें पैलेस में भी वो कहीं नहीं मिला। फिदा के सुनते ही दिल में सोचती है मुझे यकीन नहीं आता, ऐसा मत कहो। क्या मतलब, क्या वो पहले ही मर चुका है? मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकती। इस नॉवल की कहानी काफ़ी बदल चुकी है, तो मुझे यकीन है कैलोवा में नहीं तो यकीनन किसी और एम्पायर में होगा। तो तुम सब फैल जाओ, तुम्हें उसे ढूँढना होगा, किसी भी हाल में उसे ढूँढ कर मेरे पास लाओ। और फिर हमें यहाँ पर फिदा की मतलब कि उम्मीदें दिखाई जा रही होती हैं कि वो कैसे टूट रही हैं, और वो बहुत ज़्यादा उदास है। वो सब लोगों को भेज देती है कि जाओ इस एम्पायर के अलावा दूसरी एम्पायर्स में जाकर उसे ढूँढो और ढूँढ के मेरे पास लाओ। और दिन में बोलती है कि इस सारे वक़्त में जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी गायब हो रही थी। ये इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड है ये हमें नहीं बताया जा रहा था। फिर तक बोलती है कि हम लोगों ने चाहा कि हम इसके गायब होने की वजह ढूँढें, लेकिन हमें नहीं मालूम हुआ। और हमने खैर इस पे ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दी, क्योंकि मेरे लिए उस वक़्त जो मेन चीज़ ढूँढना था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अरसलान को ढूँढना था। और जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जा रहा था, अरसलान को ढूँढना वो और भी ज़्यादा पेचीदा हुआ जा रहा था। फिर हमें एक ब्राउन बालों वाले शख्स को दिखाया जाता है, जो कि फिदा का शुक्रिया अदा कर रहा था और कह रहा था कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे K-22 को उधार पे दिया। आपकी वजह से ही मैं उन सारे मगरमच्छ को भगा पाया हूँ और इस गली को साफ़ कर चुका हूँ। उसके अलावा जो भी सामान मेरा चोरी हुआ था इस जगह से, मैंने उसे भी दरामद कर लिया है। जैसा कि मैंने आपसे उम्मीद की थी, वाक़ई आपकी परफ़ॉर्मेंस वो हमेशा कितनी आउटस्टैंडिंग थी। मैंने जैसा कि आपसे एक्सपेक्ट किया था, आप वाक़ई एक बहुत बेहतरीन डीलर हैं। ये सब तारीफ़ें फिदक की हो रही थी यहाँ पे। फिदक तो बहुत ज़्यादा खुश थी और वो बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आई और आपको इतनी भी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़का बोलता है कि वैसे भी ये मेरा जेस्चर है हमारी स्मूथ ट्रांज़ैक्शन के लिए। आप जानती हैं ना, मैं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन भी लाया हूँ, उन्हीं ह्यूमन वेपन लैबोरेटरी से रिलेटेड जिसको बारे में आप हमेशा ढूँढती रहती हैं। मेरे पास एक बहुत दिलचस्प कहानी है, उसके बारे में क्या आप सुनना चाहेंगी? तो फिर एक बेताबी से अपने हाथ को रखते हुए टेबल पे बोलती है कि हाँ, जल्दी मुझे बताइए प्लीज़, मैं सुनना चाहती हूँ। वो आदमी बोलता है कि आपने यकीनन जो कैलवा के एम्पायर के बारे में र्यूमर्स आजकल चल रहे हैं, उन्हें सुना होगा कि जो कैलवा के एम्पायर के किंग है, उनके बीच में और थर्ड प्रिंस के बीच में अभी खानाजंगी चल रही है। और अचानक से रिवील हुआ है कि जो थर्ड प्रिंस है उनके कुछ सीक्रेट
इंपीरियल गार्ड्स थे जो कि सामने आए और सबको शक है कि वही जो है वो उस वेपन की जो लेबॉर्ट्री थी उसके बचे हुए सर्वाइवर्स हैं। और सबको इस बात पे शक इसलिए है क्योंकि वो लोग एक स्पेशल तरह की ब्लू फ्लेम की एबिलिटी को इस्तेमाल करते हैं जो कि फायर एलिमेंटल एबिलिटी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उनकी कलर जो है वो ब्लू कलर का है जो कि फायर एलिमेंटल एबिलिटी का नहीं है। ये बात सुनकर फिदक तो बहुत ज़्यादा शॉक भी हो जाती है क्योंकि वाकई वो जो कलर ढूंढ रही थी यानी कि अस्कान की फ्लेम का कलर अभी उसी के बारे में जिक्र किया गया है। फिदक दिल में बोलती है क्या? तो आदमी बताता है लेकिन फिर भी प्लीज़ आप इसके मामले में ज़्यादा मत घुसिएगा, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। मैंने आपको इसके बारे में बताया क्योंकि वो लोग अब सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग सीक्रेट गार्ड्स हैं तो आपको इसके अंदर ज़्यादा घुसना नहीं चाहिए, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिदक बोलती है कि अब चीज़ें सेंस में आ रही हैं, कैसे मैं जब अरसान को ढूँढने के लिए थोड़ा और करीब बढ़ती थी तो कैसे जो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो गायब हो जाती थी। बेशक अगर अरसान उसी सीक्रेट गार्ड्स में से एक हिस्सा बंदा है और वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसे रिवील नहीं करना चाहता और अपनी पर्सनैलिटी को भी छुपाए रखना चाहता है, तो वही अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसे छुपा रहा है। और मुझे समझ नहीं आ रहा वो ऐसा कर क्यों रहा है क्योंकि अगर उसे मालूम है कि मैं उसे ढूँढ रही हूँ, तो वो मेरे से एक भी दफ़ा मिलने क्यों नहीं आया इस पूरे अरसे में? कम से कम एक दफ़ा तो वो मुझसे मिलने आ सकता था। देन फिर तक बताती है कि अभी कुछ अर्सा पहले ही कैलोआ के अंदर हुई ही गद्दारी की जो न्यूज़ है वो सामने आई है कि कैलोआ के जो एम्परर हैं उन्हें गद्दी से उतार दिया गया है और जो थर्ड प्रिंस है यानी कि हेल्शियन वो गद्दी के ऊपर बैठ गया है। उन्होंने अपने सारे जो छुपे हुए गार्ड्स थे उन्हें अब रिवील किया था और उन्हें उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन थी उनके मुताबिक टाइटल्स भी दिए हैं। शायद अरसलान वो उन्हीं में से एक है और अगर ये फैक्ट है तो यकीनन वो खुद ही अपनी जो जानकारी है उसे मुझसे छुपा रहा है, लेकिन उसे कम से कम मुझसे एक दफ़ा आकर इस बात को बताना तो चाहिए था क्योंकि बेशक उसे इस बात का इल्म है कि मैं उसे ढूंढ रही हूँ और वही अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो गायब कर रहा है। बस इसी चीज़ की एक उम्मीद लेकर, अपनी एक आखिरी उम्मीद लेकर मैंने इसके बारे में छानबीन करना शुरू की है। काश मुझे वो मिल जाए। मैं उसके पीछे ये ऑर्डर भेज रही हूँ और फिर हमें एक कबूतर को दिखाया जाता है जिसके पास एक कोई चिट होती है और उसको लेकर वो उड़ रहा होता है। फिदक ने उस कबूतर के ज़रिए पैगाम भिजवाया था कि जितने भी इन्फॉर्मेशन है उनको सँभाल के रखो और जो सीक्रेट गार्ड्स हैं उनकी तरफ भी अब इन्वेस्टिगेशन जो है उसे शुरू करो। और फिर फिदक हमें बताती है कि अरसलान को गायब हुए टोटल 10 साल गुज़र चुके हैं। ये काफ़ी लंबा अरसा था। और फिर हमें किसी की एक सुनाई देती है जो कि एक मेट की थी। वो बोलती है कि मैं हमेशा जब भी इसको देखती हूँ बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ। तो फिर बोलती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो वो लेडी बोलती है कि एक्चुअली आपकी जो कमर पे ये ज़ख्म है लेडी, ये वाक़ई मुझे बहुत ज़्यादा उदास कर देता है जब भी मैं इसको देखती हूँ। और हमें वापस फ्लैशबैक के वही सीन दिखाए जाते हैं जब अरसलान के ऊपर हमला हुआ था और फिदक ने उसे बचाया था। वो जो मेट थी वो बोलती है कि दीदी आपने कहा था कि आपको आपकी गलती की वजह से लगा है, फिर भी ये अब तक हील नहीं हुआ है, 10 साल हो गए, चाहे कितनी भी मेडिसिन इस पे अप्लाई कर लें, ये अब तक हील नहीं होता है। फिर बोलती है इसको छोड़ दो और इसे अच्छे से कवर कर दो, वैसे भी इसकी तरफ कोई नहीं देखने वाला। तो मेट बोलती है कि हाँ मुझे डर है कि किसी दिन आपका फियांसा अगर इसको देखेगा तो वो आप में से कमी निकालेगा। फिर बोलती है तुम इसके बारे में मत सोचो, वैसे भी अभी जो शादी है वो मेरी लिस्ट में नहीं है और फादर ने कहा है कि वो मेरी जो डिसीजन है उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। और उसके अलावा किसकी इतनी हिम्मत कि ब्रिलॉफ फैमिली के लोगों में से कमियां निकाले? हमारी फैमिली एक फाइनेस्ट मैच है किसी के लिए भी। और फिर हमें और यहाँ पे हमें फिदक का फिर से एक दफ़ा इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि फिदक ब्रिलॉफ जो कि 25 साल की हो गई है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। खैर आगे हमें यहाँ पे फिदक के फादर का भी एक दफ़ा दोबारा इंट्रोडक्शन दिया जाता है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और वो लोग बोलते हैं कि मार्कस ब्रिलॉफ जो कि साउथर्न टेरिटरी को पूरी तरीके से डिफेंड करते हैं और अपना एक इन्फ्लुएंशियल बिजनेस जो है उसे चलाते हैं। इनकी 2 बेटी हैं जिनमें से एक के पास वाटर को मैनिपुलेट करने की पावर है और दूसरी बहुत ज़्यादा फेमस वेपन डीलर है जिसे एम्पायर के बाहर भी लोग जो हैं वो जानते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनकी दोनों बेटियां जुड़वा हैं और ये अब जो है शादी की बेहतरीन उम्र को पहुंच चुकी हैं। इनके लिए हर रोज़ बहुत सारे रिश्ते आते हैं और ये काफ़ी लोगों को मना कर चुकी हैं। और रिश्ते इस तरह आते हैं मतलब कि एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पिंजरे में कैद होता है और वो बोल रहा होता है कि दीदी प्रणव मुझसे शादी कर ले, नहीं बल्कि मुझे छोड़ दीजिए, और वो रो रहा होता है लिटरली क्योंकि यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो एक केज के अंदर लटका हुआ था दरख्त के साथ और वो बोलता है कि मैं तो यहाँ पे आपको प्रपोज करने आया था लेकिन मैं स्ट्रैप पे आखिरकार फंस गया। और पदक उसका जो एक कार था और एक मेड वो उसके साथ खड़े होकर इस मंजर को देख रहे थे। यहाँ पे तक बोलती है कि तुमने इस साइन बोर्ड को नहीं पढ़ा था और उस साइन बोर्ड पे हमें लिखा हुआ दिखाया जाता है कि जो भी अनऑथराइज्ड पर्सन एंट्री करने की कोशिश करेगा वो गायब हो सकता है और इसकी जो सेफ्टी है उसकी गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। वो आदमी बोलता है मैंने ये पढ़ा था लेकिन मुझे क्या पता था ये सच में यहाँ पे कोई ट्रैप होगा। और वो बेचारा लिटरली रो रहा था तो फिर तक बोलती है कि जैन इसको उतारो नीचे करके। वो आदमी बेचारा तो चिल्ला रहा था कि प्लीज़ मुझे आराम से नीचे उतारना, मैं गिर ना जाऊँ। और ज़ैन उसे उतारता है नीचे। बाय द वे अगर आप लोगों में से किसी को भूल चुका हो कि ज़ैन कौन है, तो मैं आपको याद कराती चलूँ कि वही लड़का है जो हमेशा से फ़तह के फ़ादर के साथ रहता था और उनका लाइक एक लेफ्ट हैंड की तरह रहता था, ठीक है? फिर यहाँ पे बताया जाता है कि फ़िदक दिल में बोल रही थी इतने सारे इनकमिंग प्रपोज़ल्स को मैंने रिजेक्ट कर दिया कि उनकी तो अब गिनती भी मुझे याद नहीं है। लेकिन फिर भी इनको अब मना करते रहना मेरे लिए तो हेडेक बनता जा रहा है। ये सब कब ख़त्म होगा? मुझे यकीन नहीं आता लोग हर रोज़ इतनी केयरलेसली अंदर आ जाते हैं और मुझे उनकी हिफाज़त के लिए भी अलग से ट्रैप बनाना पड़ जाता है कि उन्हें चोट ना लग जाए। यहाँ पे फिर हमें उसकी मेट को दिखाया जाता है जो बोलती है कि यहाँ पे देखिए दरवाजे के अंदर एक लेटर फँसा हुआ है।
क्या ये भी एक प्यार करने वाले का लेटर हो सकता है? मतलब कि कोई लव लेटर हो सकता है जो कि आपके लिए उसने इस डोर क्रैक में छोड़ दिया हो। तो फिदा कहती है हो सकता है कोई रोज़ाना आता हो और उसने यहाँ पर इस लेटर को छोड़ना पसंद किया हो। खैर वो जब लेटर खोलती है तो वो चौंक जाती है और वो बोलते हैं कि ये कोई लव लेटर नहीं है और प्रपोजल लेटर नहीं है, कुछ डिफरेंट है। और यहाँ पर लिखा हुआ था कि कैलवा के एम्पायर के अंदर इन्विटेशन के लिए है। मतलब कि कैलवा में की एम्पायर में इसको इनवाइट किया गया, उसका ये लेटर है। फिदा उसको पढ़ते हुए कहती है कौन इसको यहाँ पर लाया होगा। देन हमें सेम लेटर को एक आदमी के हाथों में दिखाया जाता है जिसने ब्लैक कलर की मतलब फुल कवर्ड ग्लव्स पहने हुए थे। उसने ब्लैक कलर के शूज़ भी पहने हुए थे और वो बहुत ही अजीब तरीके से लाइक थोड़ा मिस्टीरियस वे में आगे बढ़ रहा था फिदा के कमरे की तरफ। उस गेट के दरवाजे में ना उस लेटर को फँसाता है और गेस करो आप कि ये कौन होगा? ये अरसलान था। लिटरली अरसलान फिदा के पास आके चला गया, उससे मिला नहीं। और हम सबको रीज़न तो पता ही है क्योंकि अरसलान की जो मेमोरी है वो लॉस्ट हो चुकी है। ये लेकिन ये बात फिदा को तो नहीं पता। अगले एपिसोड के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि लेटर के अंदर लिखा हुआ क्या था। सबसे पहले तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि लेडी ब्रिलॉफ के लिए है, पर उसमें मेंशन था कि कैलो के जो एम्परर है वो मिलना चाहते हैं फिदक से यानी कि लेडी ब्रिलॉफ से, और आज से 2 दिन बाद वो किसी को भेजेंगे फिदक को स्कॉट करके यहाँ पर लाने के लिए। फिदक बोलती है कैलोआ के एम्परर यानी कि अभी का जो करंट एम्परर हल्शन है वो मुझसे मिलना चाहता है। मगर इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि जिस वक्त उसके कैलोआ के पास्ट एम्परर और करंट एम्परर के बीच में जंग चल रही थी, खाना जंगी चल रही थी, उस वक्त उन दोनों ने मुझे लेटर भेजा था और मुझसे अपील की थी कि मैं उनको वेपन सप्लाई करूँ, लेकिन मैंने उन दोनों की जो लेटर्स थे उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। तो मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त उन्हें क्या ही चाहिए होगा मुझसे, कि इस दफ़ा भी वो मुझसे वेपन्स के लिए मुलाकात करना चाहता है। लेकिन फिर भी ये लेटर कुछ ज़्यादा ही एक साइडेड नहीं है, मतलब कि वन साइडेड नहीं है। और इस बारे में फिदा हमें बताती है कि इस लेटर के ऊपर कोई ग्रीटिंग नहीं है। दूसरी बात ये कि सिर्फ ये 2 सेंटेंसेस में यानी कि 2 जुमलों में ये लेटर खत्म हो चुका है। उसके अलावा मुझे यकीन नहीं आता, उसने मुझे कहा है कि कोई आएगा 2 दिन बाद और मुझे यहाँ से आके ले जाएगा। उसने मुझसे इजाज़त तक नहीं माँगी कि मैं उसके साथ आना चाहूँगी कि नहीं आना चाहूँगी, या वो किसी को भेजे या ना भेजे। उसने मुझे तो सिंपल कहा है सिर्फ़। क्या ये लेटर से ज़्यादा धमकी नहीं लग रही कि बस कोई 2 दिन बाद आके मुझे धकेलता हुआ यहाँ से ले जाएगा? वाक़ई ये मेरी बहुत ज़्यादा गुस्ताखी की है उसने, यानी कि मेरी बहुत ज़्यादा बेइज़्ती की है और मैं इसके ऊपर ना बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करने वाली। उसे बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी इसके लिए। और ये बात बोलते हुए इतराते हुए ऊपर देखती है। पृथक बोलती है कि जब से मुझे मालूम हुआ है कि कैलोआ के करंट एम्परर के जो सीक्रेट इंपीरियल गार्ड्स हैं वो ब्लू फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं, तब से मैंने अपने जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्हें उनके पीछे लगा दिया और कहा है कि इन्वेस्टिगेट करो। अगर कोई भी लड़का ज़रा से भी अरसलान से मिलता है तो मुझे फ़ौरन ही इन्फॉर्म करो। मैं अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल करके उसे ढूंढने के लिए आ जाऊंगी और तफ्तीश करूंगी कि वो अरसलान है भी कि नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे कल आने वाले बंदे के साथ नेगोशिएट करना होगा। काश वो मेरी बात मान ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो आसानी से मेरी बात मानेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसके करंट किंग को मना कर चुकी हूँ बहुत मुश्किल हालात में जब उसे मेरी मदद की ज़रूरत थी। तो बेशक आसानी से वो मेरे साथ नेगोशिएट नहीं करने वाला। इतने में एक मेड भागते हुए आती है और कहती है माय दीदी, जो ड्यूक फेनल है यानी कि किंगडम ऑफ नाइसर के जो किंग है वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि ड्यूक फेनल जो है वो फिदक से बात कर रहे होते हैं और वो बोलता है कि लेडी ब्रिलॉफ, आपने पहले से ही कहानी को सुना होगा, तो आप जानते हैं कि हमारी जो नीसन किंगडम है उसके हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो गए हैं, लोग वहाँ पर लूट मचा रहे हैं। इसी में चाहता हूँ कि आप मुझे K39 जो है वो उधार दे दें। आप बताएँ मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप मुझे वो दे दीजिए। और फिर हमें यहाँ पर उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है कि वो ड्यूक फेनल है जो कि नीसन किंगडम से आया है इधर, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वेपन को बोरो करने के लिए। और फिर हमें मैप पे उस किंगडम को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ना जो कैलवा का एम्पायर है और हमारी जो फिदक का एम्पायर है यानी कि अरबन एम्पायर, इन दोनों के बॉर्डर के बिल्कुल बीच में लाया करता है। यहाँ पर जब वो मतलब कैलवा पे हमला हुआ, गद्दारी शुरू हुई, तब से ये जो हालात हैं इसके शहर के वो बहुत बुरे हो गए और हालात इतने बुरे हैं कि उन लोगों को माइग्रेट यानी कि हिजरत करने तक का सोचना पड़ रहा है। यहाँ पे फिदक बोलती है कि K39 वो एक मोहलक वेपन है यानी कि लीथल वेपन है। उसको बहुत स्पेशल कंडीशन के लिए रखा गया है। मैं उसको आपको नहीं दे सकती। इसके मतलब आप जो हमारा X15 सप्रेशन का जो वेपन है उसे लेके जा सकते हैं 1 महीने के लिए। जो सुनने के बाद जो यहाँ का आदमी आया, ड्यूक आया, वो बोलता है कि एक सप्रेशन वेपन? क्या वाक़ई मैं इतना दूर यहाँ पे आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक खिलौना लेने आया हूँ? फिदक दिन में बोलती है खिलौना? कि इसने उसे खिलौना कहा? और फिर हँसते हुए अपने गुस्से को काबू में करते हुए बोलती है मुझे माफ़ करिएगा। फिदक बोलती है कि जब मैंने वो स्पेशल लीथल वेपन बनाया था तभी ये बात सोच ली गई थी कि उसको इस तरह के मामलात में नहीं निकाला जाएगा, वरना शहरी आपस में ही लड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ड्यूक बोलता है कि आप सिर्फ उसे बहाने बना रही है क्योंकि आपको वहाँ की कंडीशन का पता नहीं है। आप नहीं जानती वहाँ पर सूरत हाल कितनी बदतर है। प्लीज़ दीदी मेरी बात मानिए और मुझे लीथल वेपन दे दीजिए। लेकिन फिदक बोलती है कि शायद आपको मेरी जो कंडीशंस है वो समझ नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल से आपको अपने लिए कोई और ही आम डीलर यानी कि हथियारों को डील करने वाला ढूंढ लेना चाहिए।
आपसे पहले मैं अपने आप को एक्सक्यूज़ करना चाहूँगी ये कहते हुए वो उठकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन इतने में ही ड्यूक का सर्वेंट उठता है और वो अपनी तलवार को सीधा पॉइंट करता है फेदर की तरफ और बोलता है कि तुम में हिम्मत कैसे हुई लेडी? हमारे ड्यूक अभी भी अपनी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बात मुकम्मल नहीं की, लेकिन तुम बदतमीज़ों की तरह उठकर यहाँ से जा रही हो। तुम अगर एक हथियार को डील करती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतना ज़्यादा एटीट्यूड अपने अंदर रखोगी। कम से कम हमारे ड्यूक की इज़्ज़त तो करो। ये कहते हुए वो जैसे ही फेदर के ऊपर हमला करने वाला होता है, ज़ैन आगे बढ़ता है क्योंकि वो देखता है कि उसकी लेडी की जान खतरे में है। लेकिन फेदर ज़ैन को इशारा करते हुए बोलती है कि 1 मिनट रुको, और उस आदमी की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसकी तरफ अपनी तलवार को ताने हुए हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई मामूली इंसान हूँ? ये कहते हुए अपनी सैंडल को पटकती है और कहती है कि जहाँ बैठे हुए थे फ़ौरन ही वहाँ पर दोबारा बैठ जाओ। फेदर के चिल्लाते ही एक वेपन निकलकर उस आदमी के सर के ऊपर आके पॉइंट करता है। वो आदमी उस वेपन को देखते हुए समझ रहा था कि ये वेपन है क्या चीज़। इतने में ही वो वेपन अटैक कर देता है उसकी बिजली से उसकी स्वॉर्ड के ऊपर, और उस स्वॉर्ड के ऊपर जैसे ही बिजली का अटैक होता है तो ऑफ कोर्स आदमी को झटका लगता है और उसके हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है। वो दर्द से चिल्लाता है तो फेदर बोलती है कि ये वही एक्सप्रेशन वेपन है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। ये वेपन हल्की सी बिजली का इस्तेमाल करता है जो कि उसको मैजिक स्टोन से मिलती है। ये इसकी ताकत जो है वो हट्टे-कट्टे इंसान को पैरालाइज़ करने के लिए काफ़ी है, और अगर इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया जाए तो ये एक आदमी को बेहोश भी कर सकता है। और ये लीथल वेपन से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है क्योंकि इसके लिए एक टारगेट को परफेक्टली एम करना ज़रूरी नहीं है। ये आराम से अपने टारगेट को खुद ही ढूँढ सकता है। तो आपको कैसा लगा मेरा ये खिलौना? मज़ेदार है ना? ये कहते हुए वो ड्यूक की तरफ देख रही थी। ड्यूक तो डर से कँप-कँपा रहा था। उसकी हालत तो आप खुद देख सकते हो फ़ोटो के अंदर। वो शर्मिंदा होके कहता है कि माय लेडी प्लीज़ एक दफ़ा दोबारा बात करते हैं आराम से। आगे वो तक बताती है कि हथियारों का ताजिर बनने के बाद से मैं काफ़ी सारे एक्सपीरियंस से गुज़री हूँ, और इतने सारे एक्सपीरियंसेस के बाद मैं अब इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ कि अगर कोई मेरे सामने तलवार लाता है तो मैं एक दफ़ा भी अपनी पलक को नहीं झपकती। मेरे फादर वो हमेशा मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, मैं इतना हार्ड वर्क क्यों करती हूँ। अगर मैं इस तरह के कामों में रहूँगी तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी जो कभी भी किसी को नहीं मिलती। मैं इसीलिए एक ख़ास वेपन डीलर बनना चाहती थी, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ अरज़कान के लिए, सिर्फ़ ये जानने के लिए कि वो ज़िंदा है कि नहीं। देन हमें यहाँ पर फ़िदा की मेड को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए आती है और वो बोलती है कि कैलो में आपकी जो इन्फॉर्मेंट्स हैं उन्होंने आपके लिए एक पर्सन को भेजा है, और यहाँ पर उसमें आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। फ़िदा को उस लेटर को पढ़ रही थी और उसके अंदर उसके जो इन्फॉर्मेंट्स थे उन्होंने लिखा हुआ था कि उन ऑर्डर्स के रिज़ल्ट में जो आपने हमें भेजे थे, हमने खुद जाकर उधर तलाशी ली लेकिन हमें कोई ऐसा शख्स नहीं दिखा जिसके काले बाल हों और गोल्डन आइज़ हो। फ़िदा ये सोचकर थोड़ा-सा परेशान हो जाती है, लेकिन फिर आगे वो पढ़ती है, उसमें लिखा हुआ था कि ताहम हम लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन हासिल किया है कि ऐसा पर्सन एग्ज़िस्ट करता है कम से कम। जिसे सुनने के बाद फ़िदा दिल में कहती है क्या वाक़ई वाक़ई वो ज़िंदा है। फ़िदा के इन्फॉर्मेंट्स आगे बताते हैं कि उसका जो सरनेम है वो एट्रस है और यहाँ के एम्परर ने उसे काउंट का टाइटल भी दिया है। वो यहाँ के जितने भी सीक्रेट इंपीरियल गार्ड्स हैं उनका कैप्टन है, लेकिन फ़िलहाल वो यहाँ पर नहीं है। वो किसी काम के सिलसिले से कैलोस से बाहर गया हुआ है। एक दफ़ा हम उसे खुद देख लें तो हम आपको और भी इन्फॉर्मेशन का लेटर जो है वो भेजेंगे, और तब हम आपको यहाँ पर बुला सकते हैं। फ़िदा खिड़की से बाहर देखते हुए दिल में बोलती है कि यहाँ पे इतना शोर क्यों हो रहा है, और बाहर देखती है तो ज़ैन किसी आदमी की तरफ अपनी तलवार को पॉइंट करे हुए खड़ा था। फ़िदा बोलती है कि फिर कोई चाहने वाला अपना लेटर को लेकर आ गया है, और परेशान होते हुए खिड़की से बाहर देख रही थी कि इतने में ही उसकी उस नकाब पहने हुए शख्स पे नज़र जाती है, जिसे देखकर फ़िदा थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि ये चेहरा जाना-पहचाना था, उसके काले बाल, गोल्डन आइज़। फ़िदा को उन्हें देखते ही फ़ौरन पहचान जाती है कि ये अरज़कान है, और जैसे कि देवदास में उसकी हीरोइन भागती है वैसे ही यहाँ पर फ़िदा भागती है। और भागते हुए वो दिल में सोच रही थी ये नहीं हो सकता है मैं वापस इमेजिनेशन कर रही हूँ, हो सकता है कि मेरी हैलुसिनेशन हो, और ये सोचते हुए वो दरवाजे को खोलती है, और जब वो सामने देखती है तो ज़ैन बोलता है कि ये हथियार दखीला है तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए आप पीछे रहिए। लेकिन फ़िदा वो तो बहुत ज़्यादा भावुक हुई भी थी और वो आगे बढ़ती है और बोलती है अरज़कान। ज़ैन फ़िदा की तरफ चौंकते हुए देख के बोलता है आपका पीछे की वो रही है, आप बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर रही हैं लेडी, प्लीज़ पीछे हो जाइए, आपको चोट पहुंच जाएगा। लेकिन फ़िदा आगे बढ़ती है और बोलती है अरज़कान बताओ ना ये तुम ही हो ना, अपना नकाब उतारो। लेकिन अरज़कान उसकी तरफ देखता है और तुम बोलता है तनश्श ब्रुलॉफ, और फिर वो बोलता है क्या किया ये तुम लेडी ब्रुलॉफ हो? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? और ये कहते हुए वो उसकी तरफ देख एपिसोड के साइड में फ़िदक बोलती है कि तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? क्या तुम वाक़ई मुझे पहचान नहीं पा रहे अरज़कान? और अरज़कान अपने नकाब को उतार कर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं समझ सकता हूँ कि आप वेरी ब्रिल ऑफ हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे आपके बारे में क्या याद होना चाहिए या क्या मालूम होना चाहिए? ये बात सुन के फ़िदक के तो पाँवों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई थी। वो दिल में सोच रही थी कि अरज़कान को मैं याद नहीं हूँ, ये कैसे मुमकिन है? उसके साथ क्या हुआ है जो मुझे भूल चुका है? यहाँ पर जो ज़ैन था वो बोलता है फ़िदक से, क्या लेडी आप जिस लड़के को ढूँढ रही थी इतने अरसे से, कि वही है? तो फ़िदक बोलती है कि हाँ, मुझे यकीन है ये अरज़कान ही है। तो ज़ैन बोलता है अगर ऐसा है तो ये आपको पहचान क्यों नहीं रहा है? और इसके अलावा इसको इससे मतलब ज़ैन जो है वो अरज़कान से बात करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ज़बरदस्ती घुसने की? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि इजाज़त के बगैर यहाँ पे घुसना मना है? तो अरज़कान बोलता है कि मैंने यहाँ पर एक लेटर छोड़ा था और उसमें मैंने बताया था कि मैं आज से कुछ दिनों बाद आकर इन्हें लेकर जाऊँगा यहाँ से और इनसे मिलने आऊँगा। तो फ़िदक बोलती है कि तो वो लाल लेटर जो था वो तुमने मेरे लिए छोड़ा था? अरसलान कहता है हाँ, और मेरे पास फेस करने के लिए बिल्कुल भी वक़्त नहीं है, तो बताओ तुम कब निकलोगी? फिर तक थोड़ी देर सोचती है और फिर वो बोलती है कि मुझे एक और दिन चाहिए।
अपनी प्रिपरेशंस के लिए। उसके बाद मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। ये बात सुनते ही ज़ैन उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि भाई लेडी आप क्या कह रही हैं? फिर तक बोलती है कि तुम मेरी बात को सुनो। तो कहलुआ क्या है वो मुझसे मिलना चाहता है और उन्होंने मुझसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट किया। तो ज़ैन बोलता है क्या मतलब अगर उसने आपसे रिक्वेस्ट की तो आप कल ही कहलुआ के लिए निकल जाएँगी? यहाँ पे एक जॉर्ज खान था वो इनकी दोनों के सामने खड़ा होके इनकी बातें सुन रहा था और फिर तक बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें फादर को इन सब चीज़ों के बारे में बाद में एक्सप्लेन कर दूँगी। तो ज़ैन बोलता है माय लेडी। इतने में जॉर्ज खान बोलता है एक दिन ठीक है मैं समझ गया। फिर तक उससे बोलती है कि एक मिनट रुको अभी भी मुझे काफ़ी सारे सवाल हैं जो तुमसे पूछने हैं। क्या वाक़ई तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं काफ़ी अरसे से तुम्हारी तलाश कर रही हूँ अरसलान। यहाँ पे तुम्हारे साथ क्या हो गया जो तुम मुझे भूल चुके हो? अरसलान उसकी तरफ देखता है लेकिन रुकता नहीं और आगे बढ़ते हुए बोलता है कि फिर मैं आपसे कर मिलूँगा और ये कहते हुए वो चला जाता है। फिर उसकी तरफ दौड़ती है लेकिन उसके पाँव लड़खड़ा जाते हैं और वो गिरते-गिरते बचती है। इतने में ज़रा के उसे संभालता और बोलता है माय लेडी। फिर बोलती है वो ज़िंदा है अरसलान वो ज़िंदा है। मतलब उसे बस यही खुशी अभी तक बर्दाश्त नहीं हो रही कि वो ज़िंदा है। उसने उसे काफ़ी अर्से बाद देखा है। लेकिन हाँ, ये सदमा जैसे कि हमारे लिए झेलना मुश्किल था उस वक़्त, वाक़ई मुझे बहुत सैड फ़ील हुआ था जब मुझे मालूम हुआ था कि अरसलान की याददाश्त जो है वो खो चुकी है। तो ऑफ़ कोर्स फिदा के लिए तो ये सब सँभालना और इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। आगे बताया कि फिदा अपने मुलाज़िमों को बता रही थी कि ज़्यादा सामान पैक नहीं करना है क्योंकि हम आखिरकार वेकेशंस के ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ही सामान रखना है। इतने में म्यूट बोलती है कि हाँ, दीदी आपको भी अगर कुछ स्पेसिफ़िक सामान रखना है ना अपने लिए, तो मुझे बता दीजिएगा मैं उसे रख लूँगी। इतने में ज़ैन बोलता है कि माय लेडी मेरे ख़्याल से जो ड्यूक है वो आपको इजाज़त नहीं देंगे क्योंकि ये जो हमारा अचानक से चक्कर लग रहा है कैलोआ की तरफ, ये हमारे स्केड्यूल का हिस्सा नहीं था। तो फिर तक बोलती है तुम उसके बारे में फ़िक्र मत करो, मुझे यकीन है जब फ़ादर को पता चलेगा कि उस पर्सन को जिसे मैं सालों से ढूँढ रही थी, 10 सालों की मेरी तलाश आज ख़त्म हो गई, तो मुझे यकीन है वो मुझे इजाज़त दे देंगे। लेकिन इतने में उसी से यमुना की आवाज़ आती है जो बोलती है सिस्टर। तो फिर तक पीछे मुड़ के देखती है। यहाँ पे यमुना उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी और बोलती है कि ये सच है कि अरसलान आपको मिल चुका है और ये कहते हुए उसके गले लग जाती है। वो बोलती है कि वाक़ई ये बात सुन के मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ हुआ, फाइनली आपने उसे ढूँढ ही लिया। तो फिर तक उदासी वाला चेहरा बना के कहती है कि हाँ, तो जो यमुना है उसकी उदासी देख लेती है और वो बोलती है क्यों आपका चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? मतलब आप उदास क्यों हो? तो फिर तक बोलती है वेल और उसको सारी इसकी जो कहानी है वो बताती है। तो यमुना चिल्ला के बोलती है क्या वाक़ई उसे आप याद नहीं हो? और उसके अलावा क्या वाक़ई वो एम्परर के कहने पर यहाँ पे आपको लेने आया था और आप कल कैलवा के लिए निकल रही हो? तो फिर तक कहती है कि हाँ, अब सिचुएशन इसी तरह बन चुकी है। तो यमुना बोलती है तो इसका मतलब ये है कि मेंशन की रखवाली मुझे अकेले करनी पड़ेगी क्योंकि फ़ादर भी मंसूबों के जितने भी सूबे हैं ना उनके ऊपर थोड़ी बहुत तिजारत के सिलसिले में गए हुए हैं बातचीत के लिए, तो यहाँ पे फिर मैं ही बचूँगी। तो फिर तक बोलती है हाँ, मैं इसी बारे में थोड़ा परेशान हूँ कि मुझे यहाँ पर जब मैं अकेले सबके साथ छोड़कर जाना पड़ेगा। तो यमुना बोलती है कि आप फ़िक्र ना करो, अब मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। मैं इन चीज़ों का ध्यान अच्छे से करूँगी रखूँगी और इसके अलावा मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप फाइनली अरसलान से मिल चुके हो। बस आप दोनों को एक दफ़ा मौका मिले एक-दूसरे से अच्छे से बात करने का। फाइनली आपकी 10 साल की जो तलाश थी वो ख़त्म हो गई दीदी। फिर तक बताती है कि उसने तैयारियों में अपनी क्या-क्या किया। सबसे पहले तो उसने अपने फादर को लेटर लिखा जो कि दूसरे जो सूबे थे उनमें गए हुए थे। उसके बाद उसने जितने भी अपने अपॉइंटमेंट्स थी उनको रीशेड्यूल किया और उन सब की जो अपॉइंटमेंट्स थी उन्हें पोस्टपोन किया। फिर उसने जितना भी पेपरवर्क वेपन से रिलेटेड रहता था उसे फ़ौरन से निपटाया और जैसे ही वो बहुत थक चुकी थी तभी उसके ज़हन में ये ख़्याल आया कि अरसलान को वो सूरज उगते ही देख पाएगी और इस ख़्याल ने उसकी सारी नींद को उड़ा दिया। बाकी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अरसलान से मिलने के लिए, दिल में सोच रही थी कि मैं जब अरसलान से मिलूँगी उससे बहुत सारी बातें पूछूँगी उसकी खैरियत के बारे में, उसकी याददाश्त के बारे में और ख़ास तौर पर उसके जो पिजन आया था उसके बारे में। उसमें जो लेटर लिखा हुआ था कि क्या वाक़ई जो अरसलान है उन सारे जो गार्ड्स का कैप्टन है और क्या वही जो काउंट एट्रियस है वो है। अगर ऐसा है तो मुझे यकीन है वो हर्षद की कमांड के अंदर ज़िंदगी गुज़ार रहा है और मुझे नहीं मालूम कि हर्षद कैसा बंदा है क्योंकि मैं पहले ही सोच रही थी कि हर्षद से एक दफ़ा मिलूँगी क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी में कभी भी हर्षद जो है वो एम्परर नहीं मिला था। तो मुझे उससे मिलके ये जानना होगा कि वो किस तरह का शख्स है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अरसलान की ज़िंदगी वाक़ई वो आसान नहीं हुई होगी। इतना अरसा उसने बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को गुज़ारा होगा। वो यकीनन कभी महफूज़ नहीं रहा होगा। देन हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ़िदक अपनी मेड ज़ैरिन से बोलती है, "क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज़्यादा लगेज पैक कर दिया है?" तो उसकी मेड बोलती है कि लेडी आप ही ने तो कहा था कि आप वहाँ 2 हफ़्ते तक रुकने वाली हैं। तो कम से कम इतना लगेज तो हमें लेके जाना ही होगा। फिर हमें लगेज को दिखाया जाता है। यहाँ पर तकरीबन 8-9 बैग्स पड़े हुए थे और उन लगेजेस का साइज़ बिल्कुल छोटा नहीं था। वो बहुत बड़े थे साइज़ में। फ़िदक बोलती है कि वाक़ई इसे इतना ज़्यादा सामान लेके जाना ज़रूरी लगता है और फिर वो मज़ाक उड़ाते हुए उसका वो बोलती है कि मुझे लगता है इस हालात में तो तुम्हें मेरे ख़्याल से मेरा पूरा जो क्लोज़ेट है उसे ही पैक कर लेना चाहिए था। तो उसकी मेड जो है वो बोलती है कि एग्ज़ैक्टली अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ऐसा ज़रूर करती। तो फिर घबराते हुए बोलती है तुम मज़ाक कर रही हो ना? इतने में फिर पीछे मुड़ती है तो उसके पीछे अरसलान खड़ा हुआ था और वो बोलता है कि तुमने ये सब लेके जाना है? तो फिर बोलती है कि हाँ और फिर अरसलान बोलता है कि ठीक है फिर मैं इन सबको लेकर अंदर रख देता हूँ और हमें निकलना चाहिए। तो फिर उसको चादर से पकड़ते हुए रोकती है और बोलती है सब्र। मेरे ख़्याल से हम दोनों को कुछ देर बात करनी चाहिए और फिर हमें कैरेज दिखाया जाता है जिसके अंदर फ़िदक और अरसलान दोनों ही बैठे हुए थे। फ़िदक बोलती है अरसलान मैं तुम्हें शायद याद ना हो जैसे कि मैं देख सकती हूँ। क्या तुम्हें एक छोटी-सी बात हम दोनों के बारे में याद नहीं है? मतलब कुछ भी कोई छोटी-सी बात ही सही। लेकिन अरसलान वो तो ब्लाइंक बैठा हुआ था। फ़िदक उसके चेहरे की तरफ देखते हुए दिल में सोचती है मैं देख सकती हूँ।
कि इसे कुछ भी नहीं याद। मुझे लगता है ये वाक़ई सब कुछ भूल चुका है। पलक बोलती है अगर ऐसा है भी कि तुम सब कुछ भूल चुके हो तब भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बस ये देखकर कि तुम ज़िंदा हो। अरज़कान फ़िदा की तरफ देखता है तो फ़िदा बोलती है कि मैं पिछले 10 सालों से तुम्हें ढूँढ रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस उम्मीद के साथ कि तुम ज़िंदा होगे। तो क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम इतने अरसे कैसे रहे? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो बेशक तुम्हारी नज़रों में मैं एक स्ट्रेंजर हूँ, लेकिन प्लीज़ अगर तुम चाहो तो मुझे ये बता सकते हो, मैं वाक़ई जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। और उसके अलावा फिर वो बोलती है कि अगर तुम ना चाहो तो भी कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतने में अरज़कान बोलता है कि तुम जितनी मुझसे फ़ैमिलियरिटी से बात कर रही हो, ये मुझे अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करा रहा है। ये बात सुन के पलक तो लाइक मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि इन दोनों का बॉन्ड हम जानते हैं वो कैसा था और ये लोग बहुत लाइक मतलब हेजिटेट नहीं करते थे एक-दूसरे से बात करने में और पलक तो वैसे ही बात कर रही है लेकिन अरसलान की तरफ से इतना रूड बिहेवियर उसे थोड़ा-सा चोट पहुँचा रहा है। उसके बाद अरसलान जो है वो अपनी बात को कंटिन्यू करता है और बोलता है और उसके अलावा मैंने तुम्हें इजाज़त नहीं दी कि तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हें मुझे इस तरह एड्रेस नहीं करना चाहिए। अगर तुमने सुना होगा मेरे बारे में तो तुम जानती होगी कि यहाँ पर जो एम्परर हैं उन्होंने मुझे एक सरनेम दिया और एक टाइटल भी दिया है। तो तुम मुझे काउंट एट्रियास कह के ही बुलाओ। ये बात सुन के जो वो है विदक है वो दिल में वो सोचती है तो जो लेटर के अंदर इन्फॉर्मेशन थी वो सच है क्या यही इंपीरियल का गार्ड्स है और उनका कैप्टन है मुझे यकीन नहीं आता। तो अरसलान के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो वो अपनी सारी मेमोरीज खो चुका है और मैं उसके नीचे कोई सिर्फ एक नोबल वूमन हूँ जो कि उसके मामलात में इंटरफेयर कर रही है जिसे वो जानता भी नहीं है। उसके बाद अरसलान जो है वो विदा की तरफ देखता है और बोलता है कि लेडी ब्रिलॉफ मुझे आपसे एक बात पूछनी है, ऐसा क्या ताल्लुक था या रिश्ता था हम दोनों के बीच में जो आप मुझे इतने बेतकल्लुफ़ी से बात कर रही हैं। सो यस हियर आई एम बैक। होपफुली आप लोगों को जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो और हाँ डिले के पीछे जो रीज़न है उसे बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट डिले। ये वाकई बहुत लंबा अरसा था, 1 महीने तक तो वीडियो। और जहाँ तक बात है डिले की, एक्चुअली मैंने इसे एक्सप्लेन करके रखा हुआ था बट पता नहीं कैसे ये अचानक से लैपटॉप से गायब ही हो गई थी। मेरी गूगल ड्राइव में भी नहीं मिली थी, मुझे कहीं पे भी नहीं मिली और फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो गई। मैंने कहा क्या दोबारा एक्सप्लेन करूँ। एंड एग्जैक्टली अ डे बिफोर यस्टरडे मैं जब एडिट करी थी रेसिंग माय फियांसे विद मानी को, तब मुझे फ़ोल्डर दिखा। फिर मैंने इसको खोला और आई फाउंड आउट ऑफ द ब्लू इट वाज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी। सो मैंने कहा चलो इसको एडिट करते हैं और मैं एडिट करके ये बस आप लोग के सामने है। खैर इसके आगे के पार्ट जो है वो डिले नहीं होंगे, मैं जल्दी उसे लाऊँगी। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, कंजूसी बिल्कुल मत करना। लाइक करने में कौन-सा आप लोगों को कुछ आता है। और अगर कुछ भी अच्छा लगा हो इसके बारे में या कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।